Hello students. So today we are going to start a new act, that is Specific Relief Act 1963. So in this video we are going to cover the introduction of this Specific Relief Act. तो ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये बहुत एक छोटा सा एक्ट है, जल्दी खत्म करेंगे इसे, लेकिन इंट्रोडक्शन अच्छे से इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में समझते हैं कि ये एक्ट आया क्यों, इस एक्ट की जरूरत क्या थी और 1963 में ये एक्ट बना है। तो क्या इससे पहले स्पेसिफिक रिलीफ के लिए कोई प्रोविजन था, कोई रेमेडी था क्या? तो ये सारी चीजें हम इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में कवर करेंगे, राइट। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में जैसे कि आया, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये एक्ट आने से पहले भी स्पेसिफिक रिलीफ के लिए काफी सारे लॉज थे। ठीक है, लॉज थे, मेरा मतलब है कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट था, जो कि कोर्ट ऑफ इक्विटी ऑफ इंग्लैंड ने बनाया था 1800s में, वो एक्ट हम भी अप्लाई करते थे, लेकिन 1963 में इंडिया ने अपना ही एक नया एक्ट लेकर आया, वो था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जरूरत क्या पड़ी हमें, पहली क्वेश्चन तो ये आता है, राइट। तो इसकी जरूरत क्या पड़ी हमें, ठीक। तो देखिए, आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा, उबी जस इबी उबिजस इबी रेमेडियम, ये जो लीगल मैगजीन है, आप सबने पढ़ा होगा अपने लॉ स्कूल में। ठीक है, फर्स्ट ईयर से आ जाता है उबिजस इबी रेमेडियम। आई एम श्योर सभी ने अपना लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज पढ़ी होगी, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने ये पढ़ रखा होगा, है ना। तो ये नहीं पढ़ रखा तो अभी लिख लो उबी जस इबी रेमेडियम, ठीक। Where there is a right, there is a remedy, यानी कि जहां कहीं भी राइट है वहां उसकी रेमेडी दी होगी, और ऐसा होता भी है जनरली। जैसे मर्डर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका राइट टू लाइफ है फॉर एग्जांपल, तो आपको मर्डर की पनिशमेंट दी गई है आईपीसी में, है ना। तो जहां कहीं भी राइट है, राइट का वॉल्यूशन बताया है, वहीं उसकी पनिशमेंट भी बताई गई है। तो इसी का मतलब है जहां राइट है वहां रेमेडी है। या फॉर एग्जांपल, अगर आपको राइट टू लाइफ तो दे दिया, लेकिन कोई आपके राइट टू लाइफ को वायलेट करता है, तो आपके पास कोई रेमेडी नहीं है। तो राइट का फायदा ही क्या है ना। जैसे राइट टू लाइफ तो दे दिया, लेकिन आपकी लाइफ को कोई हार्म पहुंचा रहा है, कोई आपका मर्डर करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको चोट पहुंचा रहा है, तो उसका तो रेमेडी आपको दिया नहीं, तो राइट देने का भी क्या फायदा। इसीलिए वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। अगर आपको राइट टू लाइफ दिया है, आपकी लाइफ को कोई आपको कोई मारने की कोशिश करे, आपकी लाइफ लेने की कोशिश करे, तो मर्डर का भी आपको पनिशमेंट दिया है एज अ रेमेडी, है ना, राइट। लेकिन इतनी बात समझ आई कि भाई जहां राइट बताया गया है यही इसकी पनिशमेंट भी बताई गई है। तो इसी का मतलब है जहां राइट है, जहां रेमेडी है, वहां रेमेडी है। लेकिन तब क्या होगा जब ये रेमेडी अगर इनफ नहीं होती, या फिर ये रेमेडी एडुकेट नहीं होती, ठीक है, कोई कॉम्पनसेशन देके, कोई डैमेज देके उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। ठीक है, इस ब्रीच को कंपनसेट करके डैमेज देके नहीं भरा जा सकता। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको जरूरत पड़ती है आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ये एक एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट एन एग्जॉस्टिव एक्ट। तो ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ये एक एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं। अब इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो एक्ट है ये बेसिकली, अच्छा इसका एक बार प्रियम्बल देखते हैं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो
आई होप कि आप सबके सब जो है, आई होप आप सबके सब बेयर एक्ट लेकर बैठे होंगे, क्योंकि मैं अपने हर लेक्चर के अंदर कहती हूँ सिट विथ योर बेयर एक्ट। ठीक है, अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप बेयर एक्ट के साथ बैठो। जब आपका मटेरियल होगा इन हैंड तो आपको सारी बातें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स बेयर एक्ट के साथ बैठे हैं, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, तो आप प्रियम्बल खोल लो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उसके अंदर आपको इस चीज का जवाब मिल जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, तो अगर इसका आप प्रेम्बल देखोगे तो ये लिखा है, एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड, an act to define and amend the law relating to certain kinds of specific relief। ठीक है, इस चीज को मार्क कर लो। ठीक है, an act to define and amend the law relating to certain kinds of specific relief। ठीक है, यानी कि यह एक्ट क्यों आया है, टू डिफाइन एंड टू अमेंड certain laws related to specific relief। इसका मतलब ये है कि एग्जॉस्टिव नेचर नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे लॉज हैं जहाँ स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड की गई। जैसे हम एग्जांपल देखना चाहें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ना, तो इसमें जो फोरक्लोजर और रिडेम्पशन के जो प्रोविजंस है वो स्पेसिफिक रिलीफ है ना एक तरीके के। तो ये एक तो सेल ऑफ गुड्स के अंदर भी आपने, सोगा के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि राइट्स होते हैं बायर के, ये सब क्या है, ये एक तरीके के स्पेसिफिक रिलीफ ही है ना। तो ये एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जो स्पेसिफिक रिलीफ से डील करते हैं। तो ये एक्ट सिर्फ एक ब्रॉड ब्रॉड लाइन, ब्रॉडली ये जो एक्ट है ये आपको डिफाइन कर रहा है कि स्पेसिफिक रिलीफ क्या होता है। ठीक है, ब्रॉड गाइडलाइन दे रहा है ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, भाई हम डिफाइन कर रहे हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ क्या होगा। ठीक है, और इनसे रिलेटेड लॉज को अमेंड कैसे करना है। ठीक है, ये एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। इसके अलावा भी आपको स्पेसिफिक रिलीफ के रेमेडीज दूसरे दूसरे लॉज में आपको मिल जाएंगे। कमिंग बैक टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एज वी वर सेइंग, ओबीजस ईबी रेमेडियम का जो है जो जूरिस्प्रूडेंशियल प्रिंसिपल है इसमें एप्लीकेबल होता है इस एक्ट के अंदर। ठीक है, जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया कि भाई इसका मीनिंग ये है कि जो स्पेसिफिक रिलीफ, फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक, या फिर आपका किसी तरीके से सिविल राइट जो है उसकी बात है, और इस चीज के लिए आपको कॉम्पनसेशन इनफ नहीं मिल रहा है, एडुकेट नहीं लगता है, इनफ नहीं लगता है, तो इन दिस केस आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आके स्पेसिफिक रिलीफ ले सकते हो ना। स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब क्या होगा, है ना, यानी कि जो रिलीफ है वो एग्जैक्ट नेचर की होनी चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आपको रिलीफ जो आप मांग रहे हो वो एग्जैक्ट मांग रहे हो, पर्टिकुलर मांग रहे हो, डेफिनाइट मांग रहे हो, यानी कि आपको जनरल रिलीफ नहीं चाहिए, यानी कि आपको जनरल कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए। ठीक है, जनरल कॉम्पनसेशन आपको नहीं, 1 2 3 इन चीजों को लिख लो कि भाई आपको जनरल रिलीफ नहीं चाहिए, जनरल कंपनसेशन नहीं चाहिए, जनरल डैमेज नहीं चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको एक एग्जैक्ट रिलीफ चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया एक होम लेने के लिए, एक घर लेने के लिए, मैंने आपको सारे पैसे दे दिए, अब आप घर खाली करने से मना कर देते हो। अब यहाँ पे जनरल रिलीफ क्या होगा, यहाँ पे जनरल रिलीफ होगा कॉम्पनसेशन की, जितना पैसा मैंने आपको दिया है वो आप मुझे वापस दे दे, और और साथ ही में जो मुझे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए फॉर ऑल द मेंटल स्ट्रेस वगैरह जो भी मुझे हुआ है, क्योंकि मैं तो घर खरीदना चाहती थी, मैंने पैसा दे दिया, आपने खाली नहीं किया,
तो जो भी जितना पैसा मैंने आपको दिया उतना पैसा आपने मुझे वापस दे दिया, और जो मुझे मेंटल स्ट्रेस और जो कुछ भी हुआ और द मेंटल स्ट्रेस जो भी मुझे हुआ ड्यू टू योर ब्रीच, तो वो सारा आपने मेरे को कॉम्पनसेशन दे दिया, ठीक है। लेकिन ये स्पेसिफिक रिलीफ नहीं है, इसका स्पेसिफिक रिलीफ ये होगा क्योंकि मैं आपको पैसे दे चुकी हूँ। नाउ आप मुझे पोजेशन ही दोगे घर का, मुझे पोजेशन ही चाहिए घर का, मुझे कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए। तो मुझे पोजेशन चाहिए घर का, ये होगा स्पेसिफिक रिलीफ। मैं एक पर्टिकुलर रिलीफ ही चाहती हूँ, मैं जनरल रिलीफ नहीं चाहती। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे को कोई कॉम्पनसेशन दे दे, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे घर ही चाहिए। मैं पैसा दे चुकी हूँ, हमारी बात हो चुकी है, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, अब आप मुझे घर दोगे, मुझे यही स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए। यानी कि कैसा रिलीफ है, ये एग्जैक्ट नेचर का है। व्हेन यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, एग्जैक्ट है ये, इसके अलावा पर्टिकुलर है ये कि भाई यही घर चाहिए मेरे को, या फिर फिक्स्ड है। तो ऐसा कोई भी रिलीफ क्या होगा, स्पेसिफिक रिलीफ होगा। आई होप आपको स्पेसिफिक रिलीफ का मीनिंग क्लियर हो गया होगा अब, है ना। अब हम आते हैं कि अब ये जो रिलीफ है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये रिलीफ है, इसका मतलब यही नहीं कि ये पॉजिटिव ही हो सकता है नेगेटिव भी हो। अब पॉजिटिव नेगेटिव का मीनिंग क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव का मीनिंग ये है कि आप कोई ऑब्लिगेशन कराने के लिए किसी पर्सन को कंपेल कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको घर वाला एग्जाम्पल दिया, इस घर वाले एग्जाम्पल में मैं आपको घर खाली करने के लिए कह सकती हूँ, ठीक है। मैं आपको कह सकती हूँ कि आप मुझे इस घर का पोजेशन दो, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज फुलफिलिंग एन ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये कैसा एक्ट हुआ, ये एक पॉजिटिव एक्ट हुआ। नेगेटिव एक्ट यानी कि किसी को कुछ एक्ट करने से रोकना, ठीक है। दैट आई हैव बॉट दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम यू, मैं आपको पैसा दे चुकी हूँ, आप इसी घर का सौदा किसी और पर्सन के साथ कर रहे हो, आप सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसी घर का किसी और पर्सन के साथ कर रहे हो, तो आई कैन आस्क द कोर्ट कि टू ग्रांट इंजंक्शन, कि भाई आपको रोकने के लिए मैं इंजंक्शन ऑर्डर के लिए कोर्ट के पास जा सकती हूँ और कह सकती हूँ कि ये जो घर है इसको बेचने से रोका जाए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी है इस घर में, मैंने इतना पैसा दिया था, नाउ मुझे इस घर का पोजीशन चाहिए, ये किसी और को नहीं बेच सकता। तो मैं रोक रही हूँ ना आपको कुछ काम करने से, है ना, मैंने इंजंक्शन ऑर्डर लिया तो मैं रोक रही हूँ। तो ये आपका नेगेटिव हुआ, राइट, ठीक है। और जब मैं आपको बोल रही थी पोजीशन दो और खाली करो, वो पॉजिटिव हुआ, ठीक है। तो टू मेक यू डू समथिंग यानी कि कोई ऑब्लिगेशन जो है उसको करने से कंपेल कर रही हूँ, ठीक है। वो ऑब्लिगेशन पूरा कराने के लिए भी मैं आपसे कर सकती हूँ, कोर्ट के पास जा सकती हूँ, या फिर आप कुछ कर रहे हो तो जो मैं चाहती हूँ कि आप रुक जाओ, आप ना करो, उसके लिए भी मैं कोर्ट जा सकती हूँ। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजों के लिए मैं कोर्ट जा सकती हूँ। आई होप पॉजिटिव नेगेटिव भी आपको समझ आ गया होगा, और अब तक स्पेसिफिक रिलीफ का भी मतलब समझ आ गया होगा, और यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं नेचर क्या है, इक्विटेबल रेमेडी है ना। इंग्लैंड में जो कोर्ट ऑफ इक्विटी होते थे, ठीक है, इन सारी चीजों को लिख लो, ठीक है। कोर्ट ऑफ इक्विटी होते थे, उन्हीं लोगों ने ये रेमेडी को, इस रेमेडी को बनाया है स्पेसिफिक रिलीफ की, ठीक है। क्योंकि काफी सारे केसेस ऐसे भी होते थे जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कॉम्पनसेशन लिखा है वो कॉम्पनसेशन इनफ नहीं होता था, तो इन दैट केस द कोर्ट स्टार्टेड गिविंग स्पेसिफिक रिलीफ, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ के लिए आपको एप्लीकेशन अलग से देनी पड़ती थी। यानी कि अगर आप कोर्ट से अपनी प्रेयर में ये लिख रहे हो कि आपको रेमेडी ऑफ कॉम्पनसेशन शुड बी गिवन एंड ऑल दैट, तो आपको अगर कॉम्पनसेशन दिलवाया जाएगा, लेकिन अगर आप प्रेयर में लिख रहे हो कि भाई दैट यू नीड पोजेशन ऑफ दैट हाउस, इस एग्जाम्पल के हिसाब से बता रही हूँ,
that the person who you have bought the house from needs to vacate the house. तो all of this is what is a specific relief. तो आपको इसके लिए अलग से स्पेसिफिक रिलीफ के लिए स्पेसिफिकली अलग से एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी कोर्ट में, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे करके एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बन गया 1963, ठीक है। इससे पहले जो इंग्लैंड के जो कोर्ट्स थे, कोर्ट ऑफ इक्विटी, उन्होंने लॉ फॉर्मुलेट किया था बेस्ड ऑन केस लॉज, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम भी हम भी वही लॉज यूज करते थे, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस वी थॉट वी नीड अ डिफरेंट लॉ, डिफरेंट हाउ, जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा एप्लीकेबल हो, अप्रोप्रिएट हो, ठीक है, इंडिया के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट हो, जो इंडिया की वांट्स को समझे, उसकी सोसाइटी के वांट्स को समझे। तो उस केस में हम एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में इसको लेकर आए, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को भी। स्पेसिफिक रिलीफ का मीनिंग आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स समझ आए हों, इक्विटेबल रेमेडी क्यों है ये आपको समझ आया हो, और ये एग्जॉस्टिव इन नेचर नहीं है, क्यों नहीं है ये आपको समझ आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आपको समझ आई हैं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप दोबारा रिवाइंड करके भी देख सकते हो, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नहीं तो आई थिंक कि काफी सिंपल एक्ट है, एक ही बार में आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है ना। अगर बैराक नहीं लेकर बैठे हो तो गो एंड ब्रिंग योर बैराक, बैराक लेकर बैठो। अब हम आते हैं क्योंकि बैराक पे, क्योंकि बैराक समझना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप बैराक के थ्रू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट समझोगे तो इससे दो चीजों में आपको हेल्प मिलेगी। पहली चीज ये कि जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन है वो इजीली आपके निकल जाएंगे और आपको समझ में भी आएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं जो बैराक के अंदर जो दिया हुआ है वो वर्ड्स, वो टर्म स्पेसिफिकली आती है, साथ साथ इंडेक्स से भी क्वेश्चन आता है। तो आपको इंडेक्स भी समझना और याद करना बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए ऑलवेज सिट विद योर बैराक। तो बैराक के साथ साथ अगर आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर आप बैराक के बिना पढ़ेंगे और बाद में बैराक खुलेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, नई सी बुक होगी आपके लिए। और जब आपने पहले ही पढ़ रखी है बुक तो आपको पता है क्या क्या कहाँ है, फेमिलियर हो आप उस बुक के साथ, ठीक है। तो इसलिए बैराक के साथ बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप बैराक के साथ बैठे तो बहुत ही अच्छी बात है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं बैराक पे। तो प्रियम्बल कहता है, प्रियम्बल जो कि मैं आपको पहले से पढ़ा चुकी हूँ, एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। ये सिर्फ सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ देता है, ठीक है। तो क्या क्या काइंड्स ऑफ रिलीफ देता है ना। अब हम बेयर एक्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका प्रियम्बल देखा। प्रियम्बल क्या कह रहा है, एन एक्ट टू डिफाइन, यानी कि जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये हमें सिर्फ और सिर्फ सर्टेन काइंड्स के, ये हमें सिर्फ और सिर्फ सर्टेन काइंड्स के स्पेसिफिक रिलीफ देता है, ठीक है। तो क्या क्या काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ देता है, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली ब्रॉड, अगर हम ब्रॉड कैटेगरी देखें तो ये सिर्फ दो ही तरीके के रिलीफ देता है। एक तो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का,
इन चीजों को लिखते जाओ डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी कि किसी पर्सन को स्पेसिफिकली ऑर्डर किया जाए कि वो ये चीज परफॉर्म करे, ये होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और दूसरा है प्रिवेंटिव रिलीफ। प्रिवेंटिव रिलीफ में क्या आ जाता है आपका, इंजंक्शंस। तो इंजंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेम्परेरी, एक होता है परमानेंट। दोनों के बारे में बात कौन करता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो करता है। तो दो तरीके के ये ब्रॉडली दो तरीके के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट रिलीफ देता है। लेकिन अगर आप, ठीक, तो ब्रॉडली बोल रही हूँ कि मैं दो तरीके के रिलीफ देता है, स्पेसिफिक रिलीफ और प्रिवेंटिव। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक्स पे आए तो ये आपको पता चलेगा ये एक्ट जो है ये कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ समझ जाओ, ठीक है। ये एक्ट बात करता है कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा है, रेटिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन एक्सेट्रा, इन सब चीजों की भी बातें करता है। यानी कि अगर आप देखो तो और भी तरीके के रिलीफ देता है ये एक्ट, लेकिन ब्रॉडली आप जिन चीजों को देखोगे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड प्रिवेंटिव रिलीफ की ही बात करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे मैंने आपको घर वाला एग्जांपल दिया था, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसमें क्या है कि भाई घर को वेकेट करो, मुझे तो घर ही चाहिए, ये था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और प्रिवेंटिव रिलीफ क्या, अब आप इस चीज को किसी और को नहीं बेचोगे, तो ये इंजंक्शन लेना था, है ना। तो ये हो गया हमारा प्रिवेंटिव रिलीफ, ठीक। ओके, इतनी सी बात क्लियर है, आई होप सबने लिख भी लिया होगा, ठीक। नाउ, तो सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ को ये डिफाइन करता है और अमेंड करता है, ठीक है। ये कब इनैक्ट हुआ था, इसकी डेट आपको याद रखनी जरूरी है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये डेट जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 13 दिसंबर 1963। ये डेट याद कर लीजिए, प्रीलिम्स में पूछ ली जाती है। इसके बाद ये कहता है कि पार्ट 1, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है सेक्शन 1। यहाँ पे इस एक्ट का नाम बताया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, जो कि जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है, अब से 2019 के बाद से, ठीक है। हर जगह जहाँ पे भी बैराक में था कि जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता है, 2019 के बाद से आपका आ गया जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होता है। तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर पे भी। इट शैल कम ऑन टू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय डेट नोटिफाई इन ऑफिशियल गैजेट। इसके लिए डेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उस डेट पे ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बताएगी, उस डेट से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ये आएगी। ये डेट भी बता देती हूँ, 13 जनवरी 1964 को ये आया था, ठीक है, आया था फोर्स में। तो ये जो एक्ट है ये कब फोर्स में आया था, 13 जन 1964 को ये फोर्स में आ गया था, ठीक है ना। और वो जो 13 दिसंबर थी वो इनैक्टमेंट डेट थी, ठीक है। अगर हम आगे आए तो फिर डेफिनेशंस दी हुई हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मैं आपको इसकी डेफिनेशंस भी बताती हूँ, ठीक है। सारी की सारी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है वही आपको
याद करनी है, बाकी आप ऊपर ऊपर से देख सकते हो। क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें डेफिनेशंस के बारे में भी गाइड करूंगी, जो कंटेंट दे रखे हैं पैराग्राफ के अंदर उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी, ताकि नेक्स्ट लेक्चर से जब हम पार्ट 1 जो है उसको स्टार्ट करें डिटेल में, तो आपके लिए काफी ईजी हो और हेल्पफुल हो जब आपने एक बार उसको देख रखा है थोड़ा सा बुक को। ठीक है ना, एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं हम। तो पहली डेफिनेशन है ऑब्लिगेशन की। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन का मतलब है इट इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, एवरी ड्यूटी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, राइट। यानी कि कोई भी ऐसी ड्यूटी जो लॉ आपके ऊपर डालता है, जो लॉ इन्फोर्स करता है, वो ड्यूटी आपको पूरी करवाने के लिए लॉ कहता है। ठीक है, तो ड्यूटी इन्फोर्स लॉ करा सकता है ऐसी कोई भी ड्यूटी, इट इज कॉल्ड एन ऑब्लिगेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से पेंटिंग का, कि मैं पेंटिंग दूंगी, आप इसके लिए मेरे को एडवांस दे चुके हो। फिर बाद में बी उसको पेंटिंग देने से मना कर देता है। तो ये अब आपकी ड्यूटी है अंडर लॉ, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हो, तो आपकी आप अंडर ऑब्लिगेशन हो कि आप उसको पेंटिंग प्रोवाइड करो। आई होप इतनी सी बात सबको क्लियर होगी। सेटलमेंट, दूसरी डेफिनेशन आती है सेटलमेंट की। सेटलमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ाने से पहले जो बच्चे अटेंटिव नहीं है, ठीक है, टेढ़े मेढ़े नींद आ रही है, बी अटेंटिव, क्योंकि सेटलमेंट की डेफिनेशन बहुत बार प्रीलिम्स में पूछी जा चुकी है। ठीक है, इसकी टर्म्स तो याद रखो। ठीक है, तो इसको मार्क कर लो। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स में सेटलमेंट की पूछी जा चुकी है बहुत बार, प्रीलिम्स लिख लो। तो मेक श्योर कि आपको सेटलमेंट की जो है डेफिनेशन याद हो। तो इसकी डेफिनेशन में आता है कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि क्या करता है, जो कि डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आपका सक्सेसिव इंटरेस्ट जो है, सक्सेशन का जो राइट है, सक्सेशन में जो आपका इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट आपका जो है डिवॉल्व कर रहा है, यानी कि वो इंटरेस्ट आपका बांट रहा है। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट ये क्या कहलाएगा, सेटलमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये इंटरेस्ट कैसा हो सकता है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी में भी हो सकता है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट आपका मूवेबल प्रॉपर्टी में भी हो सकता है या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। किसी में भी आपका कोई भी इंटरेस्ट है जो कि डिवॉल्व कर रहा है, बांटा जा रहा है किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे, सेटलमेंट। ठीक है, लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट में क्या नहीं आता है, इस इंस्ट्रूमेंट में बिल नहीं आता, सॉरी विल, बिल बोल रही हूँ, विल, विल हो जाता है कभी कभार, स्लिप ऑफ टंग भाई। विल एंड कोडिसिल, ठीक है, ये दो चीजें नहीं आती इंस्ट्रूमेंट के अंदर, विल एंड कोडिसिल। ठीक है, बिल नहीं, विल, विल एंड कोडिसिल, इनको छोड़ के कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आपके सक्सेशन का सक्सेसिव इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जो है वो डिवॉल्व हो रहा है, तो कोई भी जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू हो रहा है, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हो रहा है, वो सेटलमेंट माना जाएगा, भले ही वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हो, तो इसे ही हम कहेंगे सेटलमेंट। ठीक है, लेकिन विल और कोडिसिल को छोड़ के।
अब ट्रस्ट की डिफाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जल्दी से हम देख लेते हैं। जो सेक्शन 3 के अंदर इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर जो दी है वही है, which includes an obligation in nature of trust within the meaning of chapter 9 of that act। तो इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। चलो, उसके बाद ट्रस्टी है, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद ई पर आ जाते हैं। ई कहता है ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हेयर इन बट नॉट डिफाइंड आर डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन दैट एक्ट। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप डिटेल में देखो, तो बेसिकली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है, ये एक तरीके से एक्सटेंशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ठीक है, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है, एक एक्सटेंशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का। तो कोई ऐसी चीज है जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दी गई है पर डिफाइन नहीं है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो उस चीज की डिफाइन दी गई है हम वैसे ही उसी को ही अप्लाई कर देंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 3 दे रखा है आपको, जिसकी हेडिंग है सेविंग्स। ठीक है, जिसकी हेडिंग है सेविंग्स, और ये कह रहा है कि इस ठीक है, except as otherwise provided herein, nothing in this act shall be deemed to deprive any person of any right to relief other than specific performance which he may have under any contract। ठीक है, आई होप सारे के सारे बैराक के साथ बैठे होगे। जब मैं रीड कर रही हूँ तब आप अपनी बैराक के अंदर देखो। तो बेसिकली ये कह रहा है कि इस इस एक्ट का कोई भी प्रोविजन, कोई भी ऐसा रिलीफ अफेक्ट नहीं करेगा जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिया गया है। यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आप आते हो कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपनसेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते या फिर आपका राइट ऑफ कॉम्पनसेशन कहीं चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आपको रेमेडी दी गई है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो आपको रेमेडीज दी गई हैं, और जो आपने ठीक, जो आपने रेमेडीज एक दूसरे को दी है बाय द कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स बाय योरसेल्फ, तो उस रेमेडी को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है रिस्पेक्ट करता है। उस एक्ट, उस रेमेडी को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आपकी डिप्राइव नहीं हो जाओगे आप उस रेमेडी से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आने के बाद। उसके बाद पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का कोई भी ऑपरेशन ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अफेक्ट नहीं करेगा। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट आपको बेसिकली क्या बताता है, ये बताता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है और कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, जिनको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कराना ही पड़ेगा, तो वैसे डॉक्यूमेंट्स जो हैं अगर आप एविडेंस में देते हो तो उनको एविडेंस कोर्ट नहीं मानता, यानी कि कोर्ट उनको नहीं एक्सेप्ट करता एज एविडेंस। ठीक, तो ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट के किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करता है। इसी को अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो बेसिकली इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है that will have a upper hand than a specific relief act। यानी कि अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और इंडियन रिलीफ रजिस्ट्रेशन एक्ट को अगर हम देखें, तो कोई भी डिस्प्यूट है, डिस्क्रिपेंसी है, तो कौन सा एक्ट जो है, कौन सा एक्ट जो है अ, उसको कौन सा एक्ट जो है प्रिवेल करेगा, वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रिवेल करेगा।
ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिए कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या कहता है, कि कौन कौन से ये बताते हैं कौन कौन से आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, किन किन का नहीं कराना चाहिए। ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, वो डॉक्यूमेंट्स आप बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना रजिस्टर कराए उस डॉक्यूमेंट को स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर अगर आप एविडेंस में पेश करो तो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ने कहा था कि रजिस्ट्रेशन करो और आपने नहीं किया, तो आप उसको एज एन एविडेंस नहीं दे सकते स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर भी। ठीक है। अगर कोई भी आपको ठीक है, अगर कोई भी आपको चीज नहीं समझ आ रही तो स्टूडेंट्स, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, रिवाइंड करके दोबारा देखो जब तक वो चीज आपको क्लियर नहीं हो जाती। ठीक है ना। ना अगली बात आती है सेक्शन नंबर 4 की। सेक्शन नंबर 4 आ जाता है 3 के बाद। ठीक है। अभी मैं खाली इंट्रोडक्शन दे रही हूँ तो ऊपर ऊपर से बता रही हूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट टाइम हम सारे अमेंडमेंट्स और प्रॉपर्ली और ज्यादा डिटेल वे में इसको पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 4 पर अगर हम आ जाते हैं तो सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 4 कहता है specific relief to be granted only for enforcing individual civil rights and not for enforcing penal laws। अब ये जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स। ठीक है। तो सेक्शन 4 है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में ये सेक्शन काफी बार पूछा गया है। ठीक है। देखो ये बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर, ओनली बोल रही है, only for enforcing individual civil rights and not for enforcing penal laws। यानी कि इंडिविजुअल सिविल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए है, पीनल लॉज को नहीं। ठीक है। अब इस इंडिविजुअल सिविल राइट्स का क्या मतलब हुआ? राइट इन पर्सोनम, इस चीज को तो आपको पता होगा अगर आप मेरे आईपीसी के लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो तो। इंडिविजुअल सिविल राइट्स का मतलब यही है, ऐसा कोई राइट जो कि इंडिविजुअल को हो। ठीक है। इस राइट का नेचर क्या हो? ये सिविल इन नेचर हो। कोई भी क्रिमिनल जो है उसके क्रिमिनल एक्ट के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है। दिस राइट इज सिविल इन नेचर, दिस इज राइट इन पर्सोनम, ये एक इंडिविजुअल का राइट है। ठीक है। राइट इन पर्सोनम ही आप स्पेसिफिक रिलीफ के रिलीफ एक्ट के अंदर लेके आ सकते हो। कोई भी पीनल लॉ आप नहीं लेकर आ सकते फॉर इन्फोर्समेंट। नाउ व्हाट इफ अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन का डेफेमेशन कर दिया है, एक मैगजीन में ए ने आर्टिकल छाप दिया है जो कि डिफेम कर रहा है बी को। ना डिफेमेशन जो है ये तो सिविल भी है और क्रिमिनल भी है ना। तो अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आते हो इस चीज के लिए कि वो जो आर्टिकल है मैगजीन के अंदर, इसके लिए अपोलॉजी छापी जाए, इसके लिए एक्सप्लेनेशन छापा जाए कि भाई थिंग्स रिटन देयर आर नॉट ट्रू। ठीक है। नॉट ट्रू जो ए ने बी के लिए छापा था डिफेमेटरी, तो उसके लिए अपोलॉजी छापो, कि एक्सप्लेनेशन छापो उसके लिए कि भाई ट्रू नहीं था वो आर्टिकल और हम अपोलॉजी करते हैं। ठीक है। ठीक। तो अगर ये चीज है ना, अगर इस रिलीफ के लिए आप जाते हो तो क्या आप इसी अपनी पिटीशन के अंदर क्रिमिनल एक्ट जो है, क्रिमिनल लॉ के अंदर भी रिलीफ मांग सकते हो? क्या आप 510 अप्लाई करा सकते हो इसी चीज के लिए? बताइए। नहीं। तो यही हमारा सेक्शन 4 कह रहा है ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कि आप किसी भी ऐसे एक्ट के लिए जाते हो, कोई भी स्पेसिफिक रिलीफ के लिए जाते हो, तो वो सिर्फ इंडिविजुअल सिविल राइट को ही अप्लाई करेगा, वो किसी क्रिमिनल लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा।
ठीक है। भले ही ऐसा कोई एक्ट हुआ है जिसका रिलीफ आपको सिविल लॉ में भी दिया है और क्रिमिनल लॉ में भी दिया है, ठीक है। भले ही आपको दोनों जगह रिलीफ मिला है जैसे इस केस में था, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इस रिलीफ के लिए इस एप्लीकेशन में, इस पिटीशन में क्रिमिनल लॉ का रिलीफ नहीं होना चाहिए। सिर्फ इंडिविजुअल सिविल राइट्स मांग सकते हो। आप एक ही रिलीफ मांग सकते हो, या तो आपके लिए आप उसके लिए या तो सिविल रिलीफ मांगो या क्रिमिनल मांगो, एक ही मांगो, दो नहीं मांग सकते आप। तो क्रिमिनल एक्ट के अंदर ही जाके उससे रिलीफ ले लो, आईपीसी के अंदर। अगर आप सिविल में ले रहे हो तो सिविल में ही लो, क्रिमिनल में फिर आप नहीं ले सकते, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई? यानी कि आप उस पर्सन को उसी सेम पिटीशन के अंदर क्रिमिनली लायबल नहीं ठहरा सकते। आप उसके अगेंस्ट दूसरा केस कर सकते हो इन अ डिफरेंट पिटीशन, ठीक है, वो आप कर सकते हो, दैट इज योर राइट। लेकिन सेम पिटीशन के अंदर, सेम पिटीशन के अंदर, सेम एप्लीकेशन के अंदर जहाँ पे आप स्पेसिफिक रिलीफ मांग रहे हो, उस एप्लीकेशन के अंडर क्रिमिनल लॉ जो है नहीं इंक्लूड कर सकते, नहीं इन्वोक कर सकते, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है सेक्शन 4 की। इसी को हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं, जैसे डेफेमेशन को आपको पता है कि टॉर्ट भी है और क्राइम है, और न्यूसेंस भी टॉर्ट है और क्राइम भी है, ठीक है। नाउ अगर न्यूसेंस भी अगर किसी पर्सन ने किया है, यू वांट टू रिमूव द न्यूसेंस, तो उसके लिए भी अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जा रहे हो तो आपको सिर्फ वो सिविल राइट ही क्लेम करना है, ठीक है। आप इसी पिटीशन के अंदर उस पर्सन को, उस पर्सन के लिए ये जो क्रिमिनल एक्ट है उसके लिए लाइबल नहीं कर, आईपीसी के अंदर जो क्रिमिनल ऑफेंस उसने किया है उसमें उसको आप क्रिमिनल ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं कर सकते। अगर आपकी एसआरए की जो एप्लीकेशन है, पिटीशन है, उसमें आप सिविल राइट ही क्लेम कर सकते हो। बेशक ये न्यूसेंस क्राइम भी है, लेकिन आप इसी पिटीशन के अंदर ये क्रिमिनल जो इसने ऑफेंस किया उसको आप इन्वोक नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप इतनी सी बात सभी को क्लियर होगी, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट था। तो आई होप मैंने पूरा का पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको क्लियर कर दिया है, बता दिया है एसआर क्यों आया, कहाँ से आया, 1963 से पहले क्या था, एग्जॉस्टिव है कि नहीं है, प्रियम्बल क्या है, सब कुछ मैंने आपको इसका बता दिया, ठीक है। अब हम फटाफट क्विक रिवाइज रिकॉल करते हैं, क्विकली रिकॉल करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पॉइंटर्स को कवर किया है, ठीक है। ओके, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में बना था। कब ये इनैक्ट हुआ था? ठीक है, और ये फोर्स में कब आया? तो ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है, 1 2, ठीक है। ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ये क्या करता है, ये इक्विटेबल रेमेडी देता है, रेमेडी बेस्ड ऑन इक्विटी, ठीक है। ये रेमेडी प्रोवाइड करता है क्योंकि, ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो रेमेडी प्रोवाइडेड है वो एडिक्वेट नहीं है, वो इनफ नहीं है, ठीक है। वो आपका लॉस जो हुआ है उसकी नीड्स के हिसाब से उनको फुलफिल नहीं कर रहा है। इन दैट केस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आप आके स्पेसिफिक रिलीफ मांग सकते हो आप कोर्ट से। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होता कितने काइंड का है, ये ब्रॉडली देखा जाए
तो दो तरीके का होता है, एक होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एक होता है प्रिवेंटिव रिलीफ। लेकिन अगर हम डिटेल में जाएं तो यहाँ पे हम देखेंगे कैंसलेशन। ठीक है, ठीक है। डिटेल में अगर हम देखें तो कैंसलेशन भी होता है, रिसेशन भी होता है, रेटिफिकेशन भी होता है। तो ये सारी चीजें हम जाए तो डिटेल में देखें तो, ठीक, ये ब्रॉड कैटेगरी है। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड प्रिवेंटिव रिलीफ। तो ये सारी चीजें हैं जो ब्रॉडली मेंशन्ड है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। और क्या ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एग्जॉस्टिव है नेचर में? तो नो, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। क्यों नहीं है एग्जॉस्टिव इन नेचर? क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ से बहुत सारे अदर लॉज भी हैं जिसके अंदर हमें स्पेसिफिक रिलीफ देखने के लिए मिल जाता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, और सोगा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एग्जॉस्टिव लॉ नहीं कह सकते। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है और अमेंड कर रहा है, ठीक है, सर्टेन काइंड्स ऑफ रिलीफ को। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर दो तरीके के रिलीफ हो सकते हैं, पॉजिटिव रिलीफ भी हो सकता है, नेगेटिव रिलीफ भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है ये भी हमने देखा कि जब किसी ऑब्लिगेशन को करने की बात कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होता है कि भाई ये घर का हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब इस घर को आप वकेट कीजिए। तो ये चीज क्या होगी? आपकी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर आप उसको रोक रहे हो कुछ चीज करने से, इंजंक्शन वगैरह लेके आ रहे हो कि कोर्ट इसको रोको कि ये किसी और को ना बेचे, ठीक है, क्योंकि इसने मेरे को बेचे, तो आप रोक रहे हो तो आपका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें एक्सटेंट को, तो ये कहाँ पे अप्लाई होता है? तो ये होल ऑफ इंडिया पे, ठीक है, कि ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है। पहली चीज, पहले क्या होता था कि जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता था जनरली। ऑलमोस्ट 80% जो आपके लॉज थे वो वहां पे अप्लाई नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन 2019 के बाद से ये सारे होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होने लगे हैं। तो कंफ्यूज मत होना अगर एक्सटेंट का क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में कि भाई कहाँ पे अप्लाई होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, तो द आंसर नाउ इज कि भाई जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होता है, ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है ही है। ठीक है, दूसरी चीज, ये कब फोर्स में आया था? 13 जनवरी 1964 को फोर्स में आया था। फिर हम डेफिनेशंस पे आए थे। ठीक है, फिर हमने डेफिनेशंस देखी थी। डेफिनेशंस कौन से सेक्शन के अंदर देखी थी हमने? सेक्शन 2 के अंदर। और कौन कौन सी डेफिनेशन देखी थी हमने? ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन देखी थी। ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन के अंदर क्या देखा था? ऑब्लिगेशन क्या होती है? कोई ड्यूटी विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ड्यूटी जो कि इन्फोर्सिबल है बाय लॉ, उस चीज को क्या कहते हैं? ऑब्लिगेशन। फिर दूसरी चीज हमने सेटलमेंट देखी थी डेफिनेशन। सेटलमेंट की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था? सेटलमेंट की डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है, कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू क्या हुआ है, जिसके थ्रू जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जो हमारा सक्सेसिव इंटरेस्ट है वो डिवॉल्व हुआ है, बांटा गया है या दिया गया है, तो हमारा सेटलमेंट होता है। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट में विल एंड कोडिसिल जो है वो नहीं आता है। तो नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि भाई सेटलमेंट के अंदर क्या नहीं आता, तो आपको याद रखना ये विल और कोडिसिल नहीं आता। उसके बाद ट्रस्ट की डेफिनेशन थी जो कि मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ट्रस्टी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ना ही ट्रस्टी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। और एंड में ये दिया गया है कि भाई जो सारे वर्ड्स स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर यूज किए गए हैं लेकिन जो कि यहाँ पर डिफाइंड नहीं है,
तो जो डिफाइन उनकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है वही SRA में भी अप्लाई हो जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ना आपका, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी कि कोई भी डिफाइन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में नहीं दी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में दी गई, तो कॉन्ट्रैक्ट वाली डेफिनेशन ही हम यहाँ पे भी यूज कर लेंगे। उन वर्ड्स का मीनिंग यही होगा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद आए थे हम सेक्शन नंबर 3 पे, जो कि था सेविंग्स क्लॉज। ठीक है, इस सेविंग्स क्लॉज के अंदर हमने क्या पढ़ा था? इस सेविंग्स क्लॉज के अंदर हमने ये पढ़ा था कि किसी भी पर्सन को उसके राइट ऑफ रिलीफ से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। ये नहीं है कि अगर वो स्पेसिफिक रिलीफ के अंदर आ जाते हैं कोई भी रिलीफ लेने, तो उसे अदर एक्ट्स के अंदर कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाएगा। इसको मैं फिर से पढ़ देती हूँ। Except as otherwise provided herein, nothing in this act shall be deemed to deprive any person of any right to relief other than specific performance which he may have under any contract। ठीक, इसके अंदर बेसिकली हमने क्या देखा था कि पहली चीज यही कि ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं कर सकता of any right or remedy which he might have in case of breach of contract। ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को अगर कोई ब्रीच करता है और कोई राइट और रेमेडी दी गई है, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उस चीज को इन्फेक्ट नहीं करेगा। और दूसरी चीज हमने ये देखी कि जो रजिस इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का ऑपरेशन नहीं अफेक्ट करेगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विच मीन्स कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट विल हैव अ प्रायोरिटी ओवर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। यानी कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों लॉज के बीच में, तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट विल ऑलवेज प्रिवेल। ठीक है, और उसके बाद सेक्शन नंबर 4 देखा हमने, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैंने आपको कहा था, है ना। इसके अंदर क्या पढ़ा था हमने? इसके अंदर हमने देखा था कि ये जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ जो आपके इंडिविजुअल के जो सिविल राइट्स है उनको इन्फोर्स करेगा, कोई भी पीनल लॉज को इन्फोर्स नहीं करेगा। ठीक, ठीक, इंडिविजुअल सिविल राइट्स को पे ही एप्लीकेबल होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विच इज राइट इन पर्सोनम। इसके साथ आप जो भी आप ये पीनल लॉज है, क्रिमिनल लॉ के अंदर आप कोई प्रेयर नहीं कर सकते, कोई रिलीफ नहीं मांग सकते when you are asking for specific relief। I hope these all things are clear to you। अगर ये सारी की सारी चीजें क्लियर हैं तो ठीक है, नहीं है तो इसको रिवाइंड करके दोबारा देखिए वीडियो। मैं बार बार बोल रही हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो है, और इंट्रोडक्शन में जो भी मैंने आपको पॉइंटर्स लिखवाए ये आउट ऑफ द बेयर एक्ट है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, ये बेयर एक्ट नहीं स्टार्ट करी है अभी हमने। बेयर एक्ट हमने स्टार्ट किए ये जो एंड में मैंने आपको थोड़ी सी चीजें बताई, 4 सेक्शंस बताए। ठीक है, ओके, उससे पहले की जो भी चीजें है, नॉट एग्जॉस्टिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सारी चीजें आप लिख लो। कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड से आई, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताई, तो ये सारी चीजें जो हैं आप लिख लो। राइट, आपको हेल्पफुल रहेंगी ये सारी चीजें। ठीक, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका पार्ट 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक, ओके, पार्ट 1 हम स्टार्ट करेंगे। राइट, अब ये जो है स्पेसिफिक रिलीफ जो मैंने आपको बताया, बहुत ही ज्यादा छोटा सा एक्ट है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 44 सेक्शंस है। 44 में से भी बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जो कि रिपील्ड है या फिर बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे मैंने आपको बताया 44 सेक्शंस है, तो 43 और 44 भी रिपील्ड है। ठीक है, और स्केड्यूल भी है जो बताता है कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर्स। ठीक है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल क्योंकि मैं आपको कंटेंट्स के बारे में बता रही हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ।
ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इसके अंदर कितने पार्ट है? पार्ट 3 है, 3 पार्ट हैं इसके अंदर। तो थोड़ा कंटेंट्स के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, कंटेंट्स के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर सेक्शंस हैं, स्केड्यूल भी है। ठीक है, पार्ट्स कितने हैं इसके अंदर? 3 पार्ट्स हैं, राइट। इसके अंदर आपके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, जो आपका पार्ट 1 है वहां आप क्या आते हैं, इसके अंदर आप सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन नंबर 4 तक पढ़ोगे। जो आपका पार्ट 2 है, इसके अंदर आप सेक्शन नंबर 5 से लेकर, कहाँ थी मैं, हाँ, पार्ट नंबर 1 के अंदर आप सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक पढ़ोगे। पार्ट नंबर 2 के अंदर आप सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 35 तक पढ़ोगे, राइट। नाउ पार्ट 3 के अंदर आप सेक्शन नंबर 36 से लेकर 44 तक पढ़ोगे। ठीक है, चैप्टर कितने हैं टोटल? टोटल 8 चैप्टर हैं। कौन से पार्ट के अंदर कितने चैप्टर्स पढ़ोगे वो भी बता देती हूँ। अभी इसकी लिस्ट बना लो स्टूडेंट, तो आपको बाद में इजी हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 के अंदर आप पढ़ोगे चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8। ठीक है, पार्ट नंबर 1 के अंदर आप पढ़ोगे सेक्शन 1 to 4। पार्ट नंबर 2 के अंदर आप पढ़ोगे चैप्टर 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो ये छोटा सा हमारा एक्ट है, इसका ओवरव्यू मैंने आपको समझा दिया है आज। आई डोंट थिंक अब किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी इसको आगे जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसका बेस अगर आपको एक बार क्लियर हो गया तो आपको आधी चीजें खुद ब खुद समझ आने लग जाएंगी। ये एक्ट है क्यों, इस एक्ट के पास आप कब आओगे? जब आपको कोई स्पेसिफिक रिलीफ चाहिए, आपको कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए। आपको, जैसे मैंने घर का एग्जांपल दिया था, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो आपको घर बेचेगा और आपने उसको पैसे भी दे दिए। अब वो घर नहीं बेच रहा है आपको, वो कह रहा है मेरे से कंपनसेशन ले लो, जितने पैसे दिए हैं वो भी ले लो और साथ में कंपनसेशन भी ले लो। पर आप कह रहे हो नहीं, मेरे को तो घर ही चाहिए। तो वो घर ही चाहिए, वो कहाँ हो गया फिर स्पेसिफिक रिलीफ। स्पेसिफिकली जो आपको रिलीफ चाहिए वो क्या चाहिए? जो आपको रिलीफ चाहिए वो आपको कंपनसेशन नहीं चाहिए, जनरल नहीं चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए। आपको पता है फिक्स्ड है वो चीज, एग्जैक्ट चीज आप मांग रहे हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बेसिकली काम आते हैं। मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, अभी इतना डिटेल में नहीं बता, यूज बता रही हूँ स्पेसिफिकली। ठीक है, तो अगर आपको सब्जेक्ट का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप उसको आगे क्या समझोगे? तो इस लेक्चर के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीजें सब्जेक्ट के बारे में समझ आए जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पार्ट 1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक, with this we are done with today's lecture. Thank you for attending this lecture, students.